आज हम लोग 70 बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल में बूस्टर सीरीज के डिस्कशन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय। टॉपिक क्या है हमारा, तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत है और शुरुआत की बात करेंगे। तो 19वीं शताब्दी में आपकी इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और भारत में राष्ट्रवाद अपने चरम पे कब होता है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो गया और असहयोग आंदोलन हो गया, तो इस समय पे अपने चरम पे होता है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले के राजनीतिक संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में होती है, आप लोग जानते हैं। उससे पहले भी कांग्रेस के कुछ राजनीतिक कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित थी। उसके बारे में हम लोग को देखना कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की राजनीतिक संस्थाओं में सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशन सभा, इसकी स्थापना 1836 में राजा राम मोहन राय उनके सहयोगी के द्वारा संगठित किया गया था। संस्था का नाम क्या था, बंग भाषा प्रकाशन सभा। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जो है, जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक जो थे द्वारका नाथ टैगोर थे। 1838 इसका दिया रहता, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1838 भी लेता है इसका, कहीं कहीं 1837 भी है, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक की बात करें, द्वारका नाथ टैगोर 1838। ये क्यों बनाया गया था, जमींदारी एसोसिएशन क्यों बनाया गया था, तो जमींदार के हितों के रक्षा के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी, बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो कि किसानों के हित की बात करते थे। तो जमींदारों ने भी क्या किया, तो अपना एक संगठन बना लिया अपने हित के लिए, ठीक है। उसका नाम क्या रखा गया, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन का आगे चल के नाम क्या पड़ गया, तो ध्यान रखिए लैंड होल्डर सोसाइटी। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब था, 1838 में, ठीक है। नेता प्रमुख कौन थे, तो द्वारका नाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे नेता प्रमुख, तो नेता हो जाएंगे द्वारका नाथ टैगोर, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जमींदार ने अपने हितों की रक्षा के लिए क्या बनाया, तो लैंड होल्डर सोसाइटी बनाया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे और कौन सा प्रश्न है वो भी देखते हैं। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी, ठीक है। एक कॉल आ रहा है, रुकिएगा जरा, ठीक है। हाँ, तो क्या आपने देखा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में, ठीक है। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी कांग्रेस से पहले की स्थापित संस्था थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखें जॉर्ज थॉमसन थे, द्वारका नाथ टैगोर थे, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा थे, ठीक है। तो इतना नहीं भी आप याद में रखो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी। और इसके संस्थापक में से एक द्वारका नाथ टैगोर भी शामिल थे। और द्वारका नाथ टैगोर ने क्या किया था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो बनी थी, ठीक है, उसके, ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना लैंड द्वारका नाथ टैगोर ने किया था। और जमींदारों के हितों के लिए आगे चल के ही लैंड होल्डर सोसाइटी का रूप धारण कर लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति से संबंधित जानकारी का संग्रह करना और प्रसार करना इसका क्या था, योगदान था। अब आते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके महासचिव कौन थे। तो ध्यान में रखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1851 में हुआ था। कब हुआ था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, 1851, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग के पास प्रिंट आउट निकाला तो मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेता कौन थे, राधाकांत देव थे। वही राधाकांत देव थे जो कि धर्म सभा वाले राधाकांत देव थे, ठीक है। राधाकांत देव ने धर्म सभा को भी स्थापित किया था ना, क्योंकि राजा राम मोहन राय के विरोध में किया गया था 1800
30 था, ठीक है, उस समय राधाकांत देव, तो राधाकांत देव के द्वारा ही, ठीक है, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। तो अध्यक्ष राधाकांत देव थे, महासचिव की बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के परिणाम के फलस्वरूप हुआ, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 वाली जो थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें 1843 में थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी 1838 में वो मिल जाती है। और साथ में 1843 वाली की बात करेंगे तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिल जाती है। तीनों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, तो इस तीनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया जाता है, ठीक है। 1851 में क्या बनता है, 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में किस किस पार्टी का विलय हुआ था, तो ध्यान रखिएगा लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, दोनों को मिला के क्या बनाया, तो दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया। इसके संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव थे और देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है, ध्यान में रखना। इसने 1852 में ब्रिटिश संसद को याचिका दी, अब नए चार्टर अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, ठीक है, ध्यान रखा, 1852 में ब्रिटिश संसद को एक याचिका भी दी थी, जब नए चार्टर अधिनियम पे चर्चा हो रही थी, क्योंकि नया चार्टर अधिनियम कब आने वाला था, 1853 में आएगा। तो 1853 में नया चार्टर अधिनियम आने वाला था, तो उससे पहले इन्होंने मतलब क्या किया, ब्रिटिश संसद को याचिका भी दी थी, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सी संस्था, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापना कब हुआ था, तो 1851 में, ठीक है। सबसे प्रमुख संस्था में देखो जिनके बारे में कई बार पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में, कहीं कहीं 67 भी होगा, ठीक है, 66-67 इसका आंसर लेता है, 67 बहुत जगह पे देखा हूँ, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866-67 में आपका होता है। भारतीय मुद्दा पर चर्चा करने के लिए, भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजी सार्वजनिक हस्तियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में किया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई, तो ध्यान रखें लंदन में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और आगे चल के प्रमुख भारतीय शहरों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश लोग जो थे उनका मतलब क्या करना, भारतीयों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना, ताकि ब्रिटिश सरकार अपने नीति में, ठीक है, भारतीयों के प्रति नरमी लेकर आए, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1867 में। 1866-67 दोनों में देखा हूँ कई जगह पे, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1867 ज्यादा जगह पे देखे थे, लंदन में हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब आते पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे तो इसका नाम था महादेव गोविंद रैनाडे। तो महादेव गोविंद रैनाडे काफी इंपॉर्टेंट नाम है। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। महादेव गोविंद रैनाडे जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 के द्वारा किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की रूढ़िवादी जमींदारी समर्थक नीतियों में असंतोष के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। और किसने इसको स्थापित किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस और साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदारी समर्थक नीतियों के असंतोष के कारण था। मतलब कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से किसके विरोध में थे, तो जमींदारों के विरोध में थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। लीटन के समय क्या हुआ था, तो आईसीएस की बात करें, उसकी परीक्षा जो इंग्लैंड में जो होती थी उसमें आयु को कम कर दिया गया था, ठीक है। तो उसने इसका ये विरोध किया था। आईसीएस की परीक्षा में आयु में कमी के विरुद्ध 1877 में इंग्लैंड में भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने एवं उच्च प्रशासनिक पदों में भारतीयकरण की मांग की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने, ठीक है, आईसीएस के परीक्षा में जो उम्र को जो कम किया था लीटन के समय में, तो उसको मतलब बढ़ाने के लिए मांग किया था। और साथ में इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ सिविल परीक्षा आयोजित किया जाए उसके लिए मांग किया था। और साथ में जो प्रशासनिक पद है, जो सिविल का जो पद है, उसमें मतलब क्या होना चाहिए, उस पद का मतलब क्या होना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए। उनके लिए भी इन्होंने क्या किया था, उनके लिए भी इन्होंने मतलब क्या किया था, डिमांड किया था। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके द्वारा दमनकारी शस्त्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया गया था। तो ध्यान रखिए, संस्था जब स्थापित हुई लिटन का समय था, लिटन के समय में क्या किया गया था, सिविल सर्विसेज के आईसीएस के परीक्षा में आयु को कम कर दिया गया था। ठीक है, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, दमनकारी शस्त्र अधिनियम था, ये सब लाया गया था। तो इन सारे चीजों के द्वारा मतलब क्या किया गया, ये जो था आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इनके द्वारा मतलब क्या किया गया, विरोध किया गया। संस्थापक का नाम एक बार फिर से मन में आप लोग याद कर लीजिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ में आनंद मोहन बोस। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही है जिनको मतलब थोड़ी सी मतलब आयु में कुछ दिक्कत थी, तो इनको पहले बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आईसीएस अधिकारी थे ये। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। अब देखिए, अखिल भारतीय सम्मेलन की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1800 कब होती है। अखिल भारतीय सम्मेलन की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1800 कब होती है, तो ध्यान रखिए 83 में होती है। ठीक है, आगे, हाँ 1883 में होती है। यह कलकत्ता के भारतीय संघ द्वारा प्रायोजित था। 28 से 30 दिसंबर तक कलकत्ता में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसने एक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी। 1886 में इसका विलय जो था कांग्रेस में हो गया था। एक कांग्रेस की सबसे पूर्ववर्ती संस्था की बात करेंगे, तुरंत यही थी, अखिल भारतीय सम्मेलन था। स्थापना 1883 में हुआ था। ठीक है, इसको विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में। 1886 में इसको कांग्रेस में क्या किया जाता है, विलय कर दिया जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, देवी और सजनों क्या बताएंगे, 1883 में। इसको कांग्रेस में विलय कब कर दिया जाता है, तो 1886 में इसको क्या किया जाता है, कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। अब चलते थोड़ा दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको मिलेगा मद्रास महाजन सभा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। ठीक है, प्रमुख नेता की बात करेंगे तो वीर रघवाचारी थे, वही वीर रघवाचारी जो कि कांग्रेस के आगे चल के क्या बने, अध्यक्ष भी बने थे। बी सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे। ठीक है, जिन्होंने द हिंदू का न्यूज़पेपर सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने निकाला था। ठीक है, पी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, वीर रघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, सबके सब मद्रास महाजन सभा से जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1884 में हुई थी। ठीक है, 1885 में एक और भी संस्था बनती कांग्रेस से ठीक पहले। ठीक है, हालांकि 1885 में ही, उसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कौन की है, तो बैदुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिरोज शाह मेहता और केती तलंग। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, इनको महाराष्ट्र के क्या बोलते थे यार, त्रिमूर्ति, क्या बोलते थे इनको, महाराष्ट्र त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के त्रिमूर्ति थे, तीनों के तीनों कौन थे, बरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे और केती तेलंग थे। इनको क्या बोलते थे, त्रिमूर्ति बोलते थे। ठीक है, अब मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, 1884 में हुई थी। अगेन आई एम रिपीटिंग, वीर रघवाचार्य जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू से जुड़े हुए थे, द हिंदू। ठीक है, पी आनंद चार्लू की बात करें, इनका भी नाम ध्यान रखना है, बहरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केती तेलंग जी, ये सबके सब त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते थे। किस पार्टी से जुड़ा, किस संगठन से जुड़ा था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सारे कहानी चल ही होती है, तो एक व्यक्ति निकल कर नाम आता है जो कि था एक पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक था, और इटावा का मतलब क्या था, तो इटावा का मतलब आईसीएस अधिकारी भी थे। इटावा में इन्होंने काम किया था आईसीएस अधिकारी के तौर पे। पेशे से बात करेंगे तो आईसीएस अधिकारी थे, राजनीतिज्ञ भी कह लीजिए, और साथ में पक्षी वैज्ञानिक भी थे। उनका नाम था एवहुम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को स्थापित किया। ठीक है, ये सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक थे। ठीक है, ध्यान में क्या थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे। इन्होंने इस अखिल भारतीय संगठन को आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजित करने के लिए उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ सहयोग किया था। ठीक है, इन्होंने उस समय के बुद्धिजीवी की बात करें, बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, प्रमुख नेता थे, बनर्जी साहब थे, ठीक है, नरौजी साहब थे, बहुत सारे नेता थे, उन सबसे सहयोग किया। और बोला से देखिए 1857 के क्रांति आप लोग तो जानते ही ना, बड़ा भयंकर चीज हुआ था। बोला हाँ ये बात तो ठीक कह रहे, भयंकर चीज तो हुआ था। तो उस तरह का भविष्य में गलती ना हो, तो इसके लिए कुछ सोच रहे हो क्या, तो इसके लिए एक ऐसा संस्था बनाओ जिसका आवाज आप लोग बनो, ना तो भविष्य में इस प्रकार की गलतियां और भी हो सकती है, इस प्रकार का विद्रोह और भी हो सकता है। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ साथ आम जनमानस बहुत अधिक प्रभावित होता है, इसलिए एक संस्था बनाया गया। और संस्था जो मुख्य रूप से आप देखोगे तो किस किस प्रकार से काम करेगी, तो भारतीयों की आवाज बन के, मतलब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारतीयों के बीच में शुरुआती दौर में सेतु के रूप में काम करेगी। क्या करेगी, एट द बिगिनिंग पीरियड सेतु के रूप में काम करेगी। भारतीय लोगों का आवाज, ठीक है, उस समय के भारतीय लोगों का आवाज अब ब्रिटिश सरकार के साथ, ठीक है, जोड़ने का काम करेगी शुरुआती दौर में।
लेकिन बाद में भारतीयों की आवाज ब्रिटिश सरकार तक ये पहुंचाने की काम करेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसका कुछ शोध नहीं लेगी। तो बाद में ये संस्था जो थी ब्रिटिश सरकार के मतलब अगेंस्ट काम करेगी, विरोधी हो जाएगी, उनकी नीतियों के खिलाफ हो जाएगी। और कई सारे कांग्रेस में भी चरण है, शुरू में उदारवादी चरण मिलेंगे, बीच में क्रांतिकारी मिलेंगे, बाद में गांधी ये शुरू हो जाता है, तो उतनी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पहला का कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे, तो होना होता है इसका पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाता है, इसीलिए इसको बुलाया जाता है कहाँ पे बुलाया जाता है? बॉम्बे में बुलाया जाता है, ठीक है। दिसंबर 1885 का दिन था, ठीक है। दिसंबर की तारीख की बात करेंगे तो 28 दिसंबर याद रखिएगा, स्मॉल डेट है, ठीक है। समय था 28 दिसंबर 1885 को, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से ज्यादातर लोग जो थे वकील थे, ज्यादातर लोग जो थे ध्यान रखेंगे वकील थे। बिहार से एक भी प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय अगर बात करेंगे, उस समय कांग्रेस के, ठीक है, उस समय मतलब वायसराय कौन थे? सॉरी, वायसराय नहीं, हाँ वायसराय की बात करेंगे तो डफरिन साहब जो थे उस समय क्या थे? वायसराय थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते तो उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलो, क्या नाम उसका यार? अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ग्लैड स्टोन। क्या नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ग्लैड स्टोन। ये क्या था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जिस समय 1857 की क्रांति, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? उसका नाम था पाम सटन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के समय उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करें कौन थे? ग्लैडस्टोन थे। जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय चर्चिल थे। जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय कौन थे? एटली थे, ठीक है। तो ये सारे प्राइम मिनिस्टर से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अब आते कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के ऊपर बात करेंगे, तो सब नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। सबसे पहले बॉम्बे में होता है, WC बनर्जी की बात करेंगे, पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद होता है 1886 वाला, कलकत्ता में नौरोजी साहब को चुना गया, ठीक है। तो नौरोजी साहब 3 बार बने, ठीक है। एक बार बने 1886 में, एक बार बने 1893 में, एक बार बने 1906 में बने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महान व्यक्ति थे, कांग्रेस के 3 बार बने थे, 1886, 93, 1906 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आता है 1987 वाला में, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बयुद्दीन तैयब साहब थे, ठीक है। तो शुरू का जो 3 को जो था ना, शुरू का बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ठीक है, तीनों के तीनों प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक है। शुरू के तीनों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता प्रेसिडेंट था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, ठीक है, और तो कोई प्रेसिडेंसी था नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीनों के तीनों क्या थे? तीनों के तीनों क्या थे? प्रेसिडेंसी थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हालांकि आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। और अब चलेंगे 1888। 1888 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जॉर्ज इलो जो था इसकी अध्यक्षता की थी, कांग्रेस बनने वाले प्रथम अंग्रेज यही था। आप चलेंगे कलकत्ता, चलेंगे कलकत्ता 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट की बात करेंगे, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? कोई बताएगा एनी बेसेंट भारत कब आई थी? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, पैसा मिलेंगे, जल्दी बताने का। 1924 में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इसलिए आपको मिलते हैं 0 रुपया, ठीक है। 1893 में आई थी, ठीक है। कब आई थी भारत? 1893 में आई थी, ठीक है। 1914 में कोई व्यक्ति आएगा और कांग्रेस को 1970 में सदस्य बन जाएगा, बाहर से आके। इट इज पॉसिबल? ये शायद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये बनी थी क्या सर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ नहीं बनी, बनारस में एक भाई मतलब नौरोजी के साथ आई थी ना। हाँ, हिंदू कॉलेज की जो नींव जो रखी गई थी ना, हिंदू कॉलेज की जो नींव जो रखी गई थी बनारस में, ठीक है, उसमें आपको ध्यान में रखना है। तो वहां पे मतलब ये हिंदू कॉलेज की नींव रखने में इन्हें प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। बाद में 1915 में, 1916 में बीएचयू की नींव रखी जाती इन्हीं के स्कूल के पास में, ठीक है। अब आते बेलगाम। बेलगाम पड़ता है कर्नाटक में। चच्चा, सॉरी, गांधी जी चच्चा नहीं है, ठीक है। केवल एक ही सत्र में क्या किया था इन्होंने? अध्यक्षता किया था, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। एक मिनट सर, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जब स्टार्ट हुआ तो उसमें एनी बेसेंट थी ना? थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या बोले? थियोसॉफिकल सोसाइटी जब वो स्टार्ट हुआ था तो उसमें एनी बेसेंट भी थी ना? बिल्कुल, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद में क्या होती है? अध्यक्ष भी बनती है, ठीक है। कब बनती है? आई थिंक 7 में सर, 1907 में। हाँ, 1907 में, ठीक है, ध्यान रखें। 1907 में तो बनती है। ये जो थी आपकी है ना, एनी बेसेंट साहिबा जो थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी अध्यक्ष बनी। होम रूल चलाया उसके भी मतलब ये अध्यक्ष बनी। होम रूल तो इनका खुद का अपना ही था। बाद में कांग्रेस के भी अध्यक्ष बनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कांग्रेस के शुरुआती वर्षों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले अन्य उल्लेखनीय व्यक्तियों में फिरोज शाह मेहता भी थे, पी आनंद चार्लू भी थे, ठीक है, वो मद्रास वाले, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक प्रमुख व्यक्ति थे जो कि मतलब कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसमें ये शामिल नहीं थे, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त भी थे, ठीक है, ध्यान, ये भी भारत में मतलब भारत में जो धन के निष्कासन थ्योरी को ये भी मतलब लिखते हैं, ठीक है। आनंद मोहन बोस भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, ठीक है। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातका जो थी कादम्बिनी गांगुली ने, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन को मतलब क्या किया था, संबोधित किया था, ठीक है, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, कादम्बिनी गांगुली था। इन्होंने मतलब क्या किया था, कांग्रेस को क्या किया था, संबोधित किया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय की बात करें, सबसे अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ठीक है, इन्होंने 4 बार किया था। कब किया था, 1909 में इन्होंने किया, ठीक है, 1918 में इन्होंने किया, 1930 में इन्होंने किया, और 7 में इन्होंने किया 1932 में। तो मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 4 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, मालवीय जी, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट चेहरा, 1909 में, 1918 में, 1930 में, 1932 में। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है सबसे लंबा समय के लिए, तो ठीक है, कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद साहब थे ना, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता तो नहीं की थी, सेशन ही नहीं हुआ था, ठीक है, वो तो सेशन ही नहीं लगातार हुआ रह था गए थे जी। 1940 से लेके 1944 46 हाँ तक, ठीक है, 1940 से लेके 46 तक कोई सेशन ही नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए लगातार रह गए थे। हालांकि सर्वाधिक बार अगर बात करेंगे तो 9, 18, 30, 32 में कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन 3 मोहन बार की बात मालवीय। करेंगे तो नौरोजी साहब भी कितने बार थे, 3 बार थे। महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत में उनको निर्माता कहा, हालांकि उनको महा क्या मतलब महानमा या फिर महामना, महामना, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, महामना। महामना भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कांग्रेस में, आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिला, उदारवादी चरण, ठीक है, उदारवादी चरण, इसमें प्रमुख नेता का नाम पूछा जाता है। तो उदारवादी चरण के प्रमुख नेता की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, डी ई वाचा, दिनसा वाचा जिनको कहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डब्ल्यू सी बनर्जी, सबके सब क्या थे, उदय, इनका क्या था, 3 पी पद्धति। 3 पी मतलब क्या था, एक याचिका था, ठीक है, एक प्रार्थना था, प्रेयर, मतलब क्या थे, प्रचार, ठीक है, याचिका करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रचार करते थे, ठीक है। इनका 3 पी पद्धति पे मतलब क्या था, ये चलते थे, ठीक है। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी। मतलब इनका मानना था अंग्रेज तो भारतीय के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन भारत के बारे में उनको वास्तविक परिचय का मतलब जानकारी नहीं, इसलिए हम लोग क्या है, अंग्रेज को परिचय करवाएंगे। कानूनी सीमाओं के भीतर उदारवाद और संवैधानिक आंदोलन में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने एक स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था, कम पूंजी राजस्व, कम भूमि राजस्व, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा की भी मतलब इन्होंने क्या की थी, वकालत की थी, ठीक है। मतलब विरोध जताते थे, लेकिन कैसे जताते थे, संवैधानिक तरीके थे, उदारवादी तरीके से, ठीक है। इनके अंतर्गत किसी प्रकार का उग्रवाद नहीं था, ठीक है। उनकी मांगों को 1892 में भारत परिषद अधिनियम में आंशिक रूप से संबोधित किया गया, जिसने परिषदों का विस्तार किया, लेकिन अधिक शक्ति के लिए राष्ट्रवादियों की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, ठीक है। संवैधानिक तरीकों, आर्थिक आलोचना और शासन में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी की मांगों के बल पर भारत में शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरंभिक चरण में उनका सामाजिक आधार संकीर्ण था, सामाजिक अधिकार संकीर्ण मतलब बहुत कम था, क्योंकि इनमें जुड़ाव न तो मजदूरों का था, न तो कृषक वर्ग का था। इसमें ज्यादातर लोग कौन थे, तो ज्यादा के लोग पढ़े लिखे भ्रांत क्लास के लोग थे, जो कि बड़े बड़े प्रेसिडेंसी शहरों से आए थे, और पेशे से ज्यादातर वकील थे, शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, ये सब लोग थे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो सामाजिक आधार संकीर्ण था, क्योंकि महिलाओं की भूमिका नहीं थी, छात्रों की भूमिका नहीं थी, कृषकों की भूमिका नहीं थी, मजदूरों का भूमिका नहीं थी, गांवों तक इनका जुड़ाव नहीं था, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता था, कांग्रेस का मीटिंग होता था, कभी कलकत्ता में होता था, कभी बम्बे में होता था, कभी मद्रास में होता था, कभी कानपुर में होता था, तो गाँव देहात के लोग इससे कनेक्ट नहीं पा पाते। तो उदारवादी चरण में ध्यान में रखेंगे तो क्या था, इसमें आम लोगों की, ठीक है, जनमानस की भूमिका नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा चरण जो चलेगा वो चलेगा 1905 से लेके 1918 तक चलेगा, गांधी जी के आने से पहले। तो कांग्रेस के अंतर्गत उदारवादी चरण, कांग्रेस के अंतर्गत उग्रवादी चरण, कांग्रेस के अंदर गांधीवादी, ठीक है। गांधीवादी एज की बात करेंगे, शुरुआत 1920 से लेके गांधी जी जब तक जिंदा रहते, जब तक उनकी हत्या नहीं की जाती है, तब तक गांधीवादी चरण चलेगा, ठीक है। तो उग्रवादी चरण देखेंगे, इसके प्रमुख नेता के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके प्रमुख नेता लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब के सब क्या थे, उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता थे। इनका क्या काम था, उदारवादी लेखन ने अंग्रेजी वास्तविक चरित्र को उजागर किया, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जगाया लोगों में, ठीक है।
ध्यान रखा। और क्या क्या, शिक्षा का विकास इनके उदय को बढ़ावा दिया, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम प्रभाव से प्रभावित हुए, एक उग्र विचारधारा का अस्तित्व सामने आया, लॉर्ड कर्जन की रूढ़िवादी नीतियों ने इनके उदय का कारण बना, क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारत में गवर्नर कब से कब तक, 1899 से लेके 1904 या 5, 1905 तक था, ठीक है। तो ये मुख्यतः उग्रवादी चरण में भूमिका लॉर्ड कर्जन की बहुत बड़ी नीति थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर देता है, उसका लॉर्ड कर्जन ने और भी बहुत सारी चीजें की जिनसे मतलब उग्रवादी चरण को मतलब क्या मिला, बढ़ावा मिला, ठीक है। आप देखेंगे इसी जैसे उग्रवादी चरण जो था आपका 1905 में जो प्रारंभ हुआ, तो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन सबसे वास्तविक कारण इसकी मानी जाती है। बंगाल विभाजन के जिम्मेवार कौन था, तो वन एंड ओनली कौन जिम्मेवार था, तो जानते हैं आप लोग कौन जिम्मेवार था, तो ध्यान में कर्जन जो था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसको बंगाल विभाजन कह लीजिए। ये स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के परिणाम से वही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में आधिकारिक तौर पर घोषित बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय के जवाब में हुई। इसका आधिकारिक कारण क्या था, प्रशासनिक दक्षता थी, जबकि इसका वास्तविक कारण भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में बंगाल को कमजोर करने की ब्रिटिश इच्छा को माना जाता है। अंग्रेजों ने क्या बताया, बंगाल विभाजन इसलिए क्योंकि कि भाई साहब प्रशासनिक दक्षता नहीं आ पा रही है, ठीक है। काफी बड़ा है बंगाल, क्योंकि उस समय के बंगाल में पूरा अभी आप बांग्लादेश देखते हैं, सो अभी अपना वेस्ट बंगाल है, सो उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इतना बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा था। तो प्रशासन चलाने में दिक्कतें आ रही, इसलिए इसका विभाजन किया गया, ऐसा कहा। लेकिन सही कारण क्या था, वास्तविक कारण भारतीय राष्ट्रवाद को केंद्र बंगाल को, भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र क्या था, भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बंगाल था, उसको कमजोर करना था। क्योंकि पूर्वी बंगाल में आप देखा होगा तो वहां पे मुसलमानों की संख्या अधिक थी, और यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। तो बंगाल को बांटेंगे तो एक तरफ मुसलमान हो जाएगा, एक तरफ हिंदू हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मतलब पश्चिमी बंगाल में जो मुसलमान रहते वो अल्पसंख्यक हो गए, और पूर्वी बंगाल में हिंदू जो थे अल्पसंख्यक हो गए। तो इन्होंने एक तरह से दोनों क्षेत्रों को बांट करके हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करने की कोशिश की। तो असली मंशा जो थी यही थी, ठीक है। लेकिन कारण क्या बताया, तो प्रशासनिक दक्षता बताया, ठीक है। बंगाल विभाजन के उद्देश्य बंगालियों के भाषा धर्म के आधार पर विभाजित करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि भाषा के आधार पर तो वो बट नहीं सकते थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में दोनों में समान भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब बंगाली पीपुल दे आर वेरी मतलब बहुत अपने भाषा के प्रति बड़ा सिंसियर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान से अगर पूर्वी बंगाल अगर अलग हुआ तो सबसे बड़ा कारण वहाँ पे भाषा को ही माना जाता है, क्योंकि बंगालियों के ऊपर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। भले ही वो मुस्लिम है लेकिन अपने भाषा के साथ बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब भाषा तो हम उर्दू को नहीं आने देंगे, इसलिए 1971 में आप देखोगे तो बांग्लादेश टूटता है, सबसे बड़ा रीजन भाषा का था, ठीक है। लेकिन धर्म के आधार पर पूरी तरीके से बांटी जा रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो कि अभी हमारा हिस्सा है, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या अधिक और यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक। अब पूर्वी बंगाल में क्या था, तो मुसलमानों की संख्या अधिक और वहाँ पे क्या थे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो धर्म के आधार पर मुख्यतः विभाजित करना, भाषा के आधार पर कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। विभाजन का विरोध करने के लिए याचिकाओं, ठीक है, सार्वजनिक बैठकों और हितवादी संजीवनी और बंगाली जैसे पत्रों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मतलब विभाजन का शुरू में विरोध किया गया। इसमें दो पत्र का, दो न्यूज आता है, ठीक है। एक संजीवनी, ध्यान में रखेगा, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र का था ना संजीवनी, ठीक है। एक था बंगाल, ये दोनों के दोनों अखबार ने बड़ा मतलब काम किया था, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, जिसने स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा को चिन्हित किया, 7 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहली बार किसी आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्रों और महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। बंगाल विभाजन में छात्र भी शामिल थे, महिलाओं भी शामिल थे, समाज के हर एक वर्गों ने मतलब इसका विरोध जताया, ठीक है। बाद में सभी लोगों ने क्या किया, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे, ठीक है। राखी बांधकर एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। हिंदू ने मुसलमानों के कलाई पे राखी बांधी, मुसलमानों ने हिंदू के कलाई पे राखी बांधी, इससे राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया, ठीक है। मतलब हम अभी भी एक है, सीमाएं हमें बांट नहीं सकती है, ठीक है। अगस्त 1906 में शिक्षा को राष्ट्रवादी आधार पर उन्मुख करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई। सतीश चंद्र मुखर्जी की बात करेंगे, 1895 भागवत चतुष्पति की स्थापना करके राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके समाचार, ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा समाचार पत्र डॉन और डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, सचिन चंद्र मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। कौन सा समाचार पत्र, डॉन। डॉन समाचार पत्र पाकिस्तान का है, वो वाला डॉन नहीं, अलग है, ठीक है। डॉन, ध्यान रखिए, 1897 में डॉन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। और ये भागवत चतुष्पति की संस्थापक भी थे, ठीक है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा। और इसके पहले बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, अरविंद घोष के द्वारा की गई थी, नेतृत्व में की गई। इसके पहले अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, ठीक है। तो बंगाल नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसके बनाए गए थे, रास बिहारी
घोष को बनाया, नॉट बोस, इट्स घोष, ठीक है। यही घोष साहब थे जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन की क्या किया था, इन्होंने अध्यक्षता की थी, हालांकि उसमें लड़ाई कुटाई हो गई थी, ठीक है। तो अरविंद घोष के नेतृत्व में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, ध्यान में रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी बंगाल में, ये भी आप ध्यान में रखते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की गई, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र राय जिनको पीसी रॉय के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो पीसी रॉय के, ठीक है, भारतीय क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। चिदम्बरम पिल्लई द्वारा स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी जैसे स्वदेशी उद्यम की स्थापना की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चिदम्बरम पिल्लई द्वारा स्वदेशी स्टीम नेविगेशन, स्टीम मतलब क्या है, जहाज, ठीक है। तो यहाँ पे जहाजों पे मतलब विदेशी मतलब पूरी तरह से प्रभुत्व था, तो इन्होंने मतलब स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की, ठीक है। ये विदेशी स्वदेशी उद्यम था और ये बड़ा सफल भी रहा, मतलब कुछ सामान वगैरह जो था ये मतलब विदेशों में भेजने में भी सफल रहे थे, ठीक है। तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा मद्रास में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की गई। आर्थिक क्षेत्र में प्रफुल्ल चंद्र और पीसी रॉय के द्वारा केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कम यहाँ पे क्या था, जैसे बंगाल विभाजन जैसे हुआ, तो साथ में क्या था, स्वदेशी चीजों को बहुत अधिक मतलब क्या मिला, बढ़ावा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे भारतीय उत्पाद और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, कपड़ा मिलों, साबुन कारखानों, टेनरियो, ठीक है, बैंकों और दुकानें जैसी स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। कपड़ा मिल को बढ़ावा देगा, भारतीय साबुन कारखाना को, टेनरियो जो कि मुझे नहीं पता है क्या होता है ये, ठीक है, बैंक, भारतीय बैंक, ठीक है, इन सबको मतलब क्या किया गया, दुकान को प्रोत्साहित किया गया, मतलब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। आप देखेंगे सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है, ध्यान, इन्होंने कौन से लिखा था, देशर कथा लिखा था 1904 में, ठीक है। हालांकि इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस किताब को जब्त कर लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या किया गया था, इन किताब को जब्त कर लिया गया था, कौन सा, देशेर का था, किसके द्वारा लिखा गया, सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा 1904 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस काम ने स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया। यह स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य पठन के अलावा कई स्वदेशी नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों का प्रेरणा थी। उन्होंने दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद दनाडे के विचारों को लोकप्रिय बनाया और स्वदेशी को लोकप्रिय मुहावरा को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक राज्य की मन मन पर सम्मोहनकारी विजय के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, ठीक है। ये देशोर कथा जो था, ध्यान रखें, सखाराम गणेश देशकर के द्वारा 1904 में प्रकाशित की गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया था, जब्त कर लिया गया, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रमुख पुस्तक थी, जिसका लोग इसी पुस्तक के आधार पर स्वदेशी नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करते थे, लोकगीत भी गाते थे, इसको जब्त कर लिया गया, ठीक है। अब आता है अश्वनी कुमार दत्त, ए के दत्त साहब की बात के प्रमुख नेता, इन्होंने ही सबसे पहले कपड़ों के बहिष्कार वगैरह का निर्णय जो था, स्वदेशी अपनाओ और मतलब विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, ए के दत्त साहब ने दिया था, ठीक है। ये आपको ईस्ट बंगाल के नेता थे, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश वाला भी, और इन्होंने स्वदेश बांधव समिति जैसी कई समितियां अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो स्वदेश बांधव समिति जैसी कई समितियां जो थी, इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। अश्वनी कुमार दत्त। अब आता अमिंद्रनाथ टैगोर। अमीरनाथ टैगोर की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो इस समय अमीरनाथ टैगोर वही थे जिन्होंने चित्र बनाया था, भारत माता का चित्र बनाया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब के भाई थे, ठीक है। अमीरनाथ टैगोर साहब की बात, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के भाई ही नहीं थे, भैया थे, ठीक है, बड़े भाई थे। इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है, इन्होंने इनको शांति निकेतन के चित्रकला के नाम से भी जाना। इनके शिष्य का नाम क्या था, आनंद, क्या नाम था, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो थे, इन्हीं के शिष्य का नाम था। इन्होंने नंदलाल बोस साहब ने, ठीक है, नंदलाल बोस साहब की बात करें, इन्होंने मतलब संविधान सभा के अंतर्गत जो चित्र जो बनाया था, नंदलाल बोस नहीं बनाया था, वो भी शांति निकेतन के चित्रकार थे, अमिंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, शिष्य थे वो, ठीक है। इन्होंने संविधान में चित्र बनाया था, इन्होंने इसके लिए किसी प्रकार की कीमत नहीं ली थी, ठीक है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के दौरान भारतीय कला परिदृश्य पर विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को खत्म किया, ठीक है। कला और परिदृश्य में क्या था, पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा पकड़ था, जिसको बोले विक्टोरियन प्राकृतिकवाद। उसके जगह पे इन्होंने क्या लाया, तो इन्होंने अजंता, मुगल और राजपूत चित्रों से प्रेरणा ली, ठीक है। और इन्होंने अजंता के चित्र को बढ़ावा दिया, मुगल चित्रकला को बढ़ावा दिया, और साथ में राजपूत चित्रों की मतलब क्या गया, प्रेरणा दिया, ठीक है। कहाँ पे थे, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, तो दो तरह के उस समय कला था, आर्ट था। एक जो था वेस्टर्न चीजों से प्रभावित थे, जिसमें कौन थे, तो क्या नाम था उसका यार, केरल का राजा रवि वर्मा, ठीक है। वेस्टर्न चीजों से बहुत अधिक प्रभावित थे उन्होंने। हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही नग्न वगैरह तस्वीर वगैरह, काफी विवाद में थे, नग्न तस्वीर वगैरह भी बनाते, हिंदू देवी देवता का उपहास भी किया था, ठीक है। तो वो जो थे उनके खिलाफ थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे पूरी तरीके से मतलब इन्होंने देसी चित्रकला को बढ़ावा दिया,
विक्टोरियन प्रकृतिवाद के खिलाफ, ठीक है। इनके शिष्य वे थे आनंद लाल बोस, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नंद लाल बोस 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जानब छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता बने थे, बिल्कुल ठीक है। तो इन्हीं के छात्र थे नंदलाल बोस। तो 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता बने थे। और नंदलाल बोस फिर आपको कब दिखेंगे, तो संविधान सभा जब होगा। और संविधान सभा में क्या थे, तो संविधान सभा में क्या बने थे ये, ठीक है। तो इन्होंने अपने हाथों से मतलब क्या बनाया था, चित्र बनाया था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूरत सेशन, दिल्ली दरबार, ये सब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो पढ़ा दूं, हाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्रांतिकारी सूरत सेशन विचारधारा पढ़ा का जो दीजिए, स्रोत अगले होता है, कल पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कल ही पढ़ाएंगे सूरत सेशन और दिल्ली दरबार, ये कल पढ़ाएंगे। रिवीजन भी करना होता है ना, कहानी सुनने में तो बहुत मजा आता है, पता है मुझे, बट रिवीजन भी बहुत